न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। तेजस्वी के तंज पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला। यूपी पुलिस को मिले 60,000 नए कांस्टेबल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हिमाचल सीएम का विरोध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेजस्वी के तंज पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए पर राष्ट्रीय दामाद आयोग जैसा तंज कसने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने करारा पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं को कम से कम वंशवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी ऐसे परिवार से आते हैं जहां 6 से 7 लोग राजनीति में हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में वंशवाद और अपराध को जन्म दिया है। किशोर ने आगे दावा किया कि उन्होंने सर्वे में सामने आया कि पिछले 25 से 30 वर्षों में बिहार की राजनीति सिर्फ 1250 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जो संसद और विधायक बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, खासकर परिवारवाद के मुद्दे पर, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों पर तेजस्वी यादव या राजद के लोगों को शर्म करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। जिस परिवार का एनडीए गलत कर रही है, भाजपा गलत कर रहे हैं, भाजपा वाले, जदयू वाले तो बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का 1-2 नहीं 6-7 लोग राजनीति में है। कोई एमएलए है, कोई एमपी बनने का प्रयास किया, कोई किसी दूसरे संगठनात्मक संगठन के जगह पर है। तो जो लोग परिवारवाद के पुरोधा हैं बिहार में, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं, जो यहाँ अपराध तंत्र को बनाने चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इन बातों पर टिप्पणी करती है तो बड़ी हंसी आती है। ये इसलिए है कि ये लालू और तेजस्वी और भाजपा की बात नहीं है। बिहार, जब मैंने ये जन स्वराज अभियान शुरू किया तो मैंने एक यहाँ अध्ययन कराया जिसमें ये देखा कि कुल 1250 परिवार के लोग ही आज तक बिहार में पिछले 25-30 वर्षों में एमएलए एमपी बने हैं। आप चाहे किसी भी दल के हों, किसी वर्ग के, किसी जाति के हों, कुल 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30-35 साल में एमपी एमएलए बने हैं। लोग जैसे समझते हैं कि भाजपा परिवारवाद पार्टी नहीं है, तो मान लीजिए कि उन्हीं का एग्जाम्पल ले लीजिए। लालू की पार्टी में परिवारवाद है तो सब जानता है। आप भाजपा को ले लीजिए। भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनके पिताजी शकुनी चौधरी कांग्रेस की जब यहाँ राज होता था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने। फिर जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा की बढ़त थोड़ी दिखी पिछले 5-10 वर्षों में, तो भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो ये हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में बिहार में आप देखेंगे 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के वही किसी न किसी दल से लड़ते हैं, वही जीतते हारते हैं। उसी को तोड़ने के लिए तो जनसुराज जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस को मिले 60,000 नए कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस को नए ताकत मिलने जा रही है। हाल ही में भर्ती हुए 60,000 कांस्टेबल कल यानी 20 जून को प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचना शुरू कर देंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि 21 जून से इन सभी को औपचारिक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग करीब 9 से 10 महीने तक चलेगी, जिसमें आउटडोर फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर इंडोर संवैधानिक ज्ञान तक सभी जरूरतें पहलुओं को शामिल किया गया है। डीजीपी ने बताया कि सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थापन की निगरानी कर रहे हैं। आवास, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों की जांच की जा रही है। खुद डीजीपी ने लखनऊ में नए कांस्टेबलों से मुलाकात की और उनकी प्रतिक्रियाएं ली। कांस्टेबल ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उत्तर प्रदेश की पुलिस का मानना है कि ये नई फोर्स आने वाले समय में राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। 60,000 जो आरक्षी भर्ती हुए हैं वो कल से यहाँ पर विभिन्न जिलों में जाना उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है और 3 दिन का टाइम है जो कल तक सभी लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग जो है हमारी 21 तारीख से शुरू होगी। इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, बाकी सब सुविधाएं जो हैं
उसका हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी जिलों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैंने भी लखनऊ में कल्ली पश्चिम में जो हमारी पुलिस लाइन बनी है उसमें छात्रों के साथ, इनके बच्चों के साथ में बात की है, जो कांस्टेबल हमारे रिक्रूट हुए हैं, रिक्रूट आरक्षी के साथ बात की है। काफी लोगों के साथ बात हुई है। सभी बहुत खुश हैं, सभी बहुत उत्साह में हैं, सभी में जज्बा है काम करने का, और जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से काफी खुश भी हैं, संतोषजनक व्यवस्थाएं भी हैं। ये एक लंबी ट्रेनिंग होगी, करीब 9 और 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आउटडोर, इंडोर इत्यादि की सभी तरह की ट्रेनिंग इसमें की जाएगी। वेपन्स हैंडलिंग, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सभी चीजों की ट्रेनिंग होती है इसमें। और हमारा जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है, विच इज हेडेड बाय डी ट्रेनिंग, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था, अभूतपूर्व व्यवस्था की है। प्रत्येक पीरियड के लिए वीडियो इनपुट्स तैयार किए गए हैं 40 मिनट के, प्रत्येक पीरियड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, और एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग हो उसके लिए ये व्यवस्था की है कि वो सीक्वेंशियली सभी जगह पर उनके माध्यम से ट्रेनिंग कराई जाएगी। आउटडोर के लिए जो हमारे पीटीआई हैं, आईटीआई हैं, उनको भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये परीक्षा हुई है उसी प्रकार से आगे ट्रेनिंग भी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये 21 से अलग अलग जगहों नहीं, उसकी अलग व्यवस्था है। ये जेटीसी है, ये ज्वाइनिंग के लिए 1 महीने का पीरियड होता है, जिसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनके अकाउंट्स खुलाए जाते हैं, इनका कई जगह पर नामांकन होता है, पुलिस विभाग में कई सारे आई कार्ड, तमाम तरह की व्यवस्था, वर्दी बनती है, बेसिक ड्रिल होती है, वो यहाँ पर होगा, सबका अपने अपने सेंटर में होगा। उसके बाद फिर आरटीसी होती है, जो कि रेगुलर ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आरटीसी जो है वो 9 महीने चलेगी, उसके लिए अलग व्यवस्था है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हिमाचल सीएम का विरोध। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक राष्ट्र एक चुनाव का केंद्र सरकार की पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विचार का विरोध करती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव जरूरी दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे की मंशा समझी जा सकती है, लेकिन उनके साथ ही व्यवहारिक और संवैधानिक चुनौतियां जुड़ी है। उन्होंने सरकार के कार्यकाल की असहमति, असम इस्तीफे को सत्ता परिवर्तन जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि इन हालात में एक समान चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि उपचुनाव के लिए 1 साल की अवधि तय की नहीं जा सकती और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बहस और संवाद जरूरी है, न कि थोपे गए फैसले। माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें माननीय संसद सदस्य जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के संदर्भ में हमारे विचार मांगे, एक पार्टी के विचार मांगे, सरकार के विचार मांगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को सबको बुलाया। हमने अपना दायित्व समझा कि संसद के सदस्य हमारे आए हैं तो हम अपने विचार साझा करें। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थे उसके बारे में कुछ हमने विचार रखे और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और जानकारी लेने के बाद ये पाया गया कि कुछ जो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन में कुछ और उसे इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया माननीय चेयरमैन साहब पीपी चौधरी साहब के साथ। तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हर 6 महीने में बाई इलेक्शंस का जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस बारे में बात की है। और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीजों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया, क्योंकि पूरी स्टेट्स में जाएंगे, पूरे देश के लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और जब अनुभव के बाद कोई चीज बनती है तो वो अच्छी होती है। अब इस मामले में तो हमने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारी पार्टी इस फेवर में नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बाई इलेक्शन एक समय हो और अगर करना है तो पार्टी हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में असेंबली का टेन्योर क्या होगा। अभी तो 5 साल के लिए होता है,
अब 34 अगर अपॉइंटमेंट 29 अपॉइंटमेंट डेट हुई तो 29 जो 27 का इलेक्शन होगा तो हमारा तो 32 तक हुआ। 32 के बाद 2 साल के लिए इलेक्शन होगा, उस पर हमने चर्चा की और हम विस्तृत विचार हमें संसद सदस्यों ने बनाए। मैं इन सभी संसद सदस्यों का हिमाचल की सुंदर वादियों में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं और माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब है जिस प्रकार इन्होंने हमें अवगत करवाया उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है संसद की संसदीय कमेटियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम स्टालिन ने उच्च शिक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम के एम स्टालिन ने आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूरी की गई कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नए कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और स्टूडेंट सुविधा केंद्र शामिल है, जिनका उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा को हर वर्ग तक पहुँचाना है। मामला गंभीर है और आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो, पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। अभी रेखा गुप्ता जी से आपके संबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो पंजाब से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा। आपको लगा कोई प्लानिंग चल रही है? इसीलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर कराने में बिजी हैं। तो इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ छिपा रहे हैं, आप इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहे, मैं तो काम करता हूँ। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के आरक्षण फैसले पर सीपीआई नेता डी राजा का बयान। दिल्ली में आज सीपीआई महासचिव डी राजा ने कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आवास योजनाओं का आरक्षण 10% से बढ़कर 15% किए जाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय की तुष्टीकरण कहकर खारिज करना गलत है। डी राजा ने भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा, मुसलमानों को जब भी कोई मदद दी जाती है, भाजपा के पास बस एक जवाब होता है, तुष्टीकरण। उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे बुनियादी साधनों तक समान रूप से पहुंच मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
एनडीए सरकार के 11 साल पूरे दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित। दिल्ली में आज केंद्रीय प्रदर्शनी स्थल पर एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रदर्शनी का दौरा किया और लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को 11 साल पूरे करने पर बधाई देता हूं। सारी उपलब्धियां देश के सामने है। विकास, सुरक्षा और सुशासन हर क्षेत्र में दिख रहा है। प्रवेश वर्मा ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने भी अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और अब राजधानी की स्थिति सुधारने के लिए अच्छी गति में काम किया जा रहा है। भैया यहाँ से हटिए, भैया भैया उस साइड जाइए, भैया उस साइड सर साइड हो जाइए आगे। मोबाइल कोई कहाँ आ रहा है भाई साहब, आपके फोन में बताओ। थोड़ा सा दबा दो थोड़ा सा फोन पीछे सर के साथ मैडम फोन नीचे करिए। आप आगे आओ। थोड़ा सा एक क्लिक होगा पीछे पीछे भैया थोड़ा सा जगह बना दे भैया। और मेरा उनसे काफी पुराना परिचय है। आज मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि हमारी मोदी सरकार के 11 सफल वर्ष पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो डंका बचा है, ये आप सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत है। 2014 के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने ये अपने सर पर बीड़ा उठाया था और 2019 में फिर 2024 में 3 बार आपने मोदी सरकार बनाई। ये जो मैं देख रहे हैं और आप सभी देख रहे होंगे कि सरकार की उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर हैं। हर कार्यकर्ता को एक एक उपलब्धि के बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे वो मंडल की बैठक करे, चाहे आरडब्ल्यूए की बैठक करे, सोसाइटी की बैठक करे, कहीं पर चाय पे चर्चा हो तो वहाँ पे ये सारी योजनाओं उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए।
हर कार्यकर्ता को कम से कम 20 योजनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, उनके नाम याद रहने चाहिए। और उसी के साथ ही अभी आपने ये भी देखा कि दिल्ली सरकार में पीछे हमने 100 दिन का कार्यक्रम किया था। 100 दिन में ही दिल्ली में चाहे सड़कें हों और जो 20-20 साल से नाले नालियां साफ नहीं हुए थे, वो सबको बहुत ही तेजी से साफ करने का काम चल रहा है। दिल्ली को मूलभूत सुविधाएं देना, गर्मी के समय में पानी की किल्लत और मानसून में पानी का जल भराव, ये दिल्ली के लोग पिछले कई वर्षों से देखते आए, मगर आने वाले समय में हम इसको इतिहास बनाएंगे और सारी दिल्ली की नालियां, सारी पाइपलाइन, सारी सड़कें, सारे टूटे हुए जो भी कुछ है, ये सभी काम आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। हमने सारा प्लान, सारा पैसा सैंक्शन, टेंडर, काम बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं। तो अभी एक हमारी मीटिंग है, मेरे को 10:30 बजे पहुंचना था, मैं थोड़ा लेट हुआ। बस मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहूंगा और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नई दिल्ली विधानसभा के कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में आज यहाँ पे पधारे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह ने आदि चुननगिरी विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में आदि चुननगिरी विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मठ और विश्वविद्यालय गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिक और निस्वार्थ कम से जोड़ने का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने इस संस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना की और कहा कि ऐसे केंद्र समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करते हैं। अमित शाह ने कहा, ये मठ कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक रहता है और शिक्षा तथा आध्यात्म का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। 1800 साल से जो एक परंपरा थी, आध्यात्मिक परंपरा थी, वो आध्यात्मिक परंपरा को बरकरार रखते हुए, उसको और उज्जवल करते हुए, इसके साथ सेवा, शिक्षा और समर्पण, इसको जोड़ने का काम महास्वामी ने किया। और आज डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1800 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದದ್ದು। यह मठ ने सेवा के माध्यम से अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है। ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ। और ये मठ 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए देने का काम किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी सूची अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई। कोलकाता उच्च न्यायालय में हाल ही में पश्चिम बंगाल की ओबीसी सूची अधिसूचना पर अंतिम रोक लगा दी गई है। इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता
सुवेंदु सु अधिकारी ने टीएमसी सरकार की आलोचना की। सुवेंदु सु अधिकारी ने कहा, टीएमसी सरकार के कामकाज में कोई इरादा और कोई नीति नहीं है। वे विधानसभा को विश्वास में लेकर या संविधान का पालन करने का काम करती है। उन्होंने न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि राज्य में वित्तीय अनुशासन पूरी तरह से लचल है। उनका ये भी आरोप था कि सरकार बिना सही योजना और पारदर्शिता के काम करती है, जिससे राज्य के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से 11 साल के बाद ये बार बार इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है, असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए काम तो नहीं करता। ये एक आदमी का अपने मनमर्जी के ऊपर इस तरीके से गलत डिसीजन, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है। इसलिए कोर्ट जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, प्राइमरी जो इंटरिम स्टे लगाया है, इस तो कानूनी तरीके से वो लोग किया है। लीगली एंड लॉजिकली द बेंच इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये आज नहीं है। एक तारा बांग्ला चैनल था जो चीट फंड का, उसमें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ये लोग बहुत कोई साल से भाता दिया है, तब कोई कोर्ट में नहीं गया, प्रोटेस्ट हुआ। आज लोग का आंख खुल गया, प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी जब से मेन अपोजिशन पार्टी बंगाल में बना है, तब हर मोर्चे में जनता और सब सेंसिटिव पर्सन, सब लोग कानूनी लड़ाई, जमीन में लड़ाई, विधानसभा के अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई, सब स्पेयर में लड़ाई हो रहा है। बीजेपी खुद तो कर रहा है, दूसरा सब लोग भी कर रहा है। पीड़ित जनता, विक्टिम, सब इलीगल कानून के खिलाफ कर रहा है। ये बेआईनी था, गैर कानूनी था। इसलिए कोर्ट का फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन, जिसको रुपया देने से इसको रिटर्न टैक्स पेयर का मानी, वो कोर्ट जो इनिशियली बताया इंटरिम स्टे, ये ठीक ही है। लेकिन आप मान के चलिए, ये आगे भी टैक्स पेयर का मानी से बड़ा बड़ा लेयर लगा के आगे भी जाएगा। इसका आदत ही ऐसा है। जैसे जस्टिस अभिजीत गांगुली का ऑर्डर स्वीकार करने से 2022 में 6000 लोग का नौकरी जाता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी का बिहार में स्वागत किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान में भव्य स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नामी गंगे योजना के तहत सिवान में 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, आप बिहार आते हैं, जब भी आप आते हैं बिहार को नई सौगात मिलती है। बिहार आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार करता रहता है। पिछली बार आप आए थे और बिहार के बिजली के सेक्टर में नवीनगर हो या रोड का सेक्टर हो, पटना से सासाराम के सड़कों का शिलान्यास करने का काम किया था। और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को फिर से, मां गंगा को साफ करने के लिए जो नगर विकास नमामि गंगा के माध्यम से लगभग 6000 करोड़ की योजना यहां से शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार इसी तरह आते रहिए, और जब जब आप आते हैं तो बिहार को सौगात देने का काम करते हैं, और बिहार इंतजार भी करता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सब इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या देने वाले। इसलिए जितनी बार आपने आया है, उतनी बार हम लोगों को लाख करोड़ से अधिक का राशि देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता भी हूं साथियों कि जब भी हम लोग भारत सरकार से पैकेज के तौर पर मांगते हैं, एनडीए की सरकार चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2015 में भी विशेष पैकेज के तौर पर हमको लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके 11 साल के शासनकाल में
जहां यूपीए ने हमें मात्र 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दिया था, आज आपके नेतृत्व में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं सिवान की धरती से, बिहार की सरकार की ओर से कि आप इसी तरह फिर बिहार आते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से गरीब छात्रों पर पड़ सकता है असर, बोले पीपी चौधरी। शिमला में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलते हुए भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि ये देश के लिए नया विषय नहीं है। उन्होंने बताया कि 1984 से लेकर अब तक विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश होती रही है। भारत ने विविध आयोग और नीति आयोग ने इस रिपोर्ट पर दी है और व्यापक विचार विश्रम किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस ने कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी राज्यसभा में इस विचार का समर्थन किया था। पीपी चौधरी ने जोर देकर कहा कि बार बार चुनाव कराने से जो खर्चा और प्रशासनिक बोझ बढ़ता है, उसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ता है, खासकर उन छात्रों पर जो बार बार की आचार संहिता और स्कूल टीचर की चुनाव ड्यूटी से प्रभावित होते हैं। फोर्स से लगातार विभिन्न पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है, एक देश चुनाव के लिए नीति आयोग का पेपर भी है, और उसके पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की और रिपोर्ट है, और भी जो संविधान में विभिन्न सुधार करने के लिए कमेटी बैठी थी वाजपेयी जी के टाइम, उसमें भी है। उसके बाद में हमारे कांग्रेस के ये नचियापन सुदर्शन जो हैं, उनके वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो चेयरमैन थे कमेटी के, लॉ कमेटी के, उन्होंने भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कहा है कि देश में होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरफ तो चुनाव अलग अलग होते हैं और चुनाव साथ होते हैं, तो चुनाव साथ होने में नुकसान क्या है और चुनाव अलग अलग होने में नुकसान कितना है। अब आपके देखें कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात करें, दुर्गम कई ऐसे बूथ हैं जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर हम टीचर्स को लगाते हैं, वो जाकर के वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है पंचायत की, उसके बाद में वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है विधानसभा की, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है लोकसभा की, फिर बाद में पंचायतों के चुनाव कराओ, विधानसभा के चुनाव कराओ, लोकसभा के कराओ। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो हैं हमारे विद्यार्थी हैं, और वो भी उन सरकारी स्कूलों के जो कि हमारे मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जो कॉन्वेंट एजुकेशन जहां पर हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनके तो टीचर्स नहीं लगते हैं। तो आप देखिए कि हमारे उन बच्चों के साथ में कितना अन्याय है। तो इसमें हमें सभी बहुत व्यापक जो है, पार्लियामेंट का भी मानना है, वहां पे कंसल्टेशन हो, सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाना चाहिए और उनकी हर एक की क्या पीड़ा है उसको जानना चाहिए। क्योंकि ये सवाल चुनाव, ये अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो, हम तो रिसीविंग एंड पे, अगर रीजनल पार्टी अपनी बात करेगी, नेशनल पार्टी अपनी बात करेगी, लेकिन जनता क्या चाहती है। तो हमारा अनुभव ये रहा, जहां पर भी गए सिविल सोसाइटी से सुना, चाहे पंजाब में जो, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आपकी है और कांग्रेस का बोलबाला दोनों का है, लेकिन वहां पर 100% सिविल सोसाइटी के लोग, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे हमारे पद्म भूषण ऐसे लोग जो थे, पद्म श्री वाले लोग थे, चाहे नेशनल अवार्डी, विभिन्न मतलब बहुत एमिनेंट लोग जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के, सबने एक ही आवाज में कहा कि हम बार बार दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी को पूछो जो राजनीति से जुड़ा नहीं है, वो यही कहेगा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होने चाहिए। बहुत बड़ा फायदा। तो डेलिब्रेशन कर रही है कमेटी, देखो सभी पार्टी के लोग हैं इसमें, तो हम सब पार्टी के लोग हैं, कोई भी निर्णय लेंगे हम नेशनल इंटरेस्ट में लेंगे। सर, क्या लगता है जो 2 बड़े राजनीतिक दल है भारत में, दोनों की जो है मत अलग अलग है इस मुद्दे पर, तो कैसे कंसेंसस बनेगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं। जो अभी इधर बोल रहे हैं, कभी इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां जो नेशनल पार्टी जो सोचती हैं कभी कि अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में है और उनके हित में है, तो कभी भी जो आज किधर बोल रहे हैं कभी साथ आ सकती है। तो 2/3 मेजोरिटी चाहिएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने लोकसभा में होते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का होता है, संख्या से नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसा विषय है कि सबके हित का है और पूरा जनता में अगले 1-2 साल में ऐसा माहौल बन जाएगा पूरे देश में विद्यार्थियों का। मेरा मानना है कि पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा, हर राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट चाहता है, किसी में कंपटीशन देता है तो हमेशा चाहता है कि उसका अपॉइंटमेंट आगे सरके, कभी खुद सरके,
तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि पूरे देश में माहौल ऐसा बन जाएगा अगले 2 सालों में कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसका विरोध वन नेशन वन इलेक्शन का नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पर कई जगह ये मत निकल कर आ रहा है कि इसमें जब एक हवा चलती है तो पूरे देश में एक हवा चलेगी, जो क्षेत्रीय दल है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, इसमें हमें हमारे वोटर को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे वोटर ने अप्रूव किया है। जहां 7 चुनाव हुए, नेशनल लेवल पे अलग पार्टी आई, स्टेट में अलग आई। चाहे अभी आपके सामने वो आंध्र प्रदेश का देख लो, हिमाचल में देख लो, दिल्ली में देख लो, बिल्कुल पार्लियामेंट की सारी सीटें बीजेपी की आई और पूरा का पूरा आप स्वीप कर गई। वोटर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वोटर बहुत समझदार है। अगर हम वोटर को अंडर एस्टिमेट करते कोई पार्टी करती तो गलत फहमी में है। इसीलिए बाहर का दरवाजा कई बार क्या है कि वोटर क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वोटर सोचता है या स्टेक होल्डर सोच रहा है, वो बड़ी भारी भूल होती है। आप क्या सोचते हैं, मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि जनता क्या सोच रही है, मैं क्या सोच रहा हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी ये सोच ले कि जनता क्या चाहती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जनता की नब्ज क्या है वो जो पॉलिटिकल पार्टी समझ जाएगी, अपना आप स्टैंड बदलेगी। क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है विल ऑफ द पीपल है। अगर जहां पीपल की विल नहीं है जिसके साथ में, वो खत्म हो जाएगा, उसका बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। तो इसीलिए इस मुद्दे पे मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो अगर खिलाफत करेगी, क्योंकि अगर आम जनता ये चाहती है कि उनका इंटरेस्ट जो है वन नेशन वन इलेक्शन में है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी खिलाफत करती है उसके लिए, अपने खुद के हित के लिए, तो उसको बाहर का दरवाजा भी जनता दिखाना जानती है। एक आखिरी सवाल, संशोधन जब संसद में लाया जाएगा, जाहिर सी बात है उसमें तो जो सत्ताधारी दल है जिसके पक्ष में मतदान होगा ही, वो अमेंडमेंट तो पास हो ही जाएगा। बिल्कुल हो। मेरा मानना है कि देखो, राजनीति में कोई परमानेंट स्थिरता नहीं होती है। सब अपने अपने समय को देख के, जनता की पल्स देख करके राजनीतिक पार्टी बदलती रहती है। राजनीतिक पार्टी जनता की पल्स से बदलती है, अपने आप नहीं बदलते हैं। उनकी ताकत जनता है, और अगर वो चाहते हैं कि मेरी वो ताकत बनी रहे तो उस ताकत के हिसाब से अपना बहाव भी मोड़ लेते हैं, वो अपना जो डायरेक्शन भी मोड़ लेते हैं जनता के पल्स के हिसाब से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक साथ चुनाव होते थे, कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी, बोले अनुराग ठाकुर। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की पहल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश एक बार फिर उसी स्थिति में खड़ा है जहां बार बार चुनाव होने से न केवल संस्थानों की बर्बादी होती थी बल्कि देश के विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। ठाकुर ने यह भी कहा कि पहले देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए उस व्यवस्था को तोड़ा और कई राज्य सरकार को असमर्थ गिरा दिया। उन्होंने खासतौर पर पहाड़ी राज्यों की बात की, जहां दुर्गम इलाकों में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र तक जाना पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि चुनाव एक साथ हो तो इससे प्रशासनिक बोझ कम होगा, खर्चा घटेगा और जनता की सुविधा बढ़ेगी। देखिए, 1952 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया, वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिलाकर देश के विकास में भी उसमें कहीं न कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है। लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा, और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज हिमाचल प्रदेश आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपनी बात रखी, और अब नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रखेंगे। भाजपा, बसपा और कांग्रेस के
और अन्य दलों के लोग अपनी बात उसके बाद रखेंगे, उनके प्रदेशाध्यक्ष, और फिर उसके बाद जो समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी अपनी बात आके यहाँ पे रखने वाले हैं। अब तक क्या पाया है आपकी समिति ने? क्या अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए हैं और बहुत पक्ष में लोग, आम जनमानस इसके पक्ष में हैं और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। एक जो स्पष्ट राय है कांग्रेस की, तो कैसे आम राय बनेगी कांग्रेस इसके विरोध में? देखिए, अभी इस पे चर्चा हुई, अभी 5 राज्य 25-30 राज्यों में और जाएंगे, उससे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा। और जब वो सब सुनते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है, तो इससे बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। केंद्र सरकार की ओर से मदद की गई 2006 करोड़ की हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के ही मंत्री ये कहते हैं कि तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि नुकसान 17,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, लेकिन जो मदद की जो वो केवल 2,000 करोड़। देखिए, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट करूं। आपदा के समय, उस समय भी सैकड़ों नहीं हजारों मकान हमने मंजूर करवाए और हिमाचल को लाभ दिलाया। पहली बार भी जब आपदा आई तब भी हमने बार बार अलग अलग जगह जाकर देखा भी और केंद्र की सरकार की ओर से मदद एक नहीं बार बार करवाई। और अब फिर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद केंद्र सरकार ने हिमाचल को देके बताया है कि मोदी जी सदा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज हिमाचल में हो क्या गया है, चाहिए सब कुछ केंद्र से, लेकिन साथ ही साथ उनको धन्यवाद भी नहीं करना है, उल्टा मैं कई उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पिछली बार जब पैसा आया तब भी कहा, और 93,000 मकान एक मुश्त प्रधानमंत्री आवास योजना में आए तब भी उसका धन्यवाद करने की बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए, और उसमें भाई भतीजावाद कौन कांग्रेस वाले को मिलेगा, कौन किस दल को मिलेगा, वैसा किया। पिछला भी पैसा आया तो उसमें तरपाल तक भी ये देखकर दिया गया कौन भाजपा का कौन कांग्रेस का। क्या ऐसे राज्य की सरकारें चलेंगी? क्या यही इसलिए सरकार है कि पैसा केंद्र का है और आप नीचे कांग्रेस बीजेपी का देखकर देंगे? और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें आई एमपी की अनुशंसा पे मिलती हैं भाई, लेकिन एमपी का नाम पट्टिका पे नहीं आएगा, एमपी को कार्यक्रम में नहीं बुलाओगे, एमपी के पूछे बिना कार्यक्रम रखोगे। ये हिमाचल प्रदेश नई प्रथा शुरू कर रहा है, ये गलत है। और चाहिए आपको सब कुछ, लेकिन धन्यवाद आप किसी चीज का नहीं करेंगे जब मिलेगी तो। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हम घर देंगे फिर भी लोग झुग्गियां नहीं छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? सीएम रेखा गुप्ता का बयान। दिल्ली में झुग्गियां झोपड़पट्टियां तो तोड़ने के अभियान को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि उनकी सरकार का इरादा किसी का घर तोड़ने का नहीं बल्कि उन्हें व्यवस्थित ढंग से बसाने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन झुग्गियां बस्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी शहर के संचालन के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार मकान दे रही है और फिर भी लोग झुग्गियां नहीं छोड़ रहे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि दिल्ली के पुनर्विकास के लिए अब मुंबई के धारावाही मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स जो पिछली सरकार ने बनाए थे वे सालों से खाली पड़े हैं, जबकि झुग्गियों में रहने वाले लोग सरकार को पैसे दे चुके हैं। जरूरी था कि झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी अगर मकान नहीं। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, किस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको
अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सबके रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सके। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गी वासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गी वासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि उन्हें 2 से 3 फोन कॉल और एक धमकी भरा मैसेज मिला। इस कॉल में उन्होंने 10 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फोन करने वाला खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग का एक सदस्य बता रहा है। कुशवाहा ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कहेंगे कल शाम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आपको धमकी मिली है जान से मारने की? देखिए, हमारे मोबाइल पर कल देर शाम कॉल आया और उसमें धमकी, जान से मार देंगे, इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, इस तरह की बात। और फिर जब एक नंबर को ब्लॉक किया गया तो फिर किसी और नंबर से, तो 2-3 नंबर से बारी बारी से कॉल भी आया जी, और SMS के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भी है, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है धमकी वाले शब्दों में। 10 दिन में मार देंगे, क्या समझ रखा है, तो इस तरह की बात तो उसमें कही गई। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके आधार पर पुलिस का विषय है, जांच करेगी कौन लोग हैं, क्या है। बोलने वाला बोल रहा था कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी। सर, कुछ और भी बताया क्या कि किन के बारे में अपना बोल रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें कही क्या उसने कि इनके खिलाफ ना बोले, इस तरह की? काम पुलिस का है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह पुलिस मांगेगी या नंबर तो हमने शेयर कर दिया है पुलिस को, उस नंबर पर पुलिस पता करेगी किसने किया नहीं किया, ये हम कैसे कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में बोले नीतीश कुमार, पहले की सरकार सिर्फ बयान देती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब से राज्य में एनडीए की सरकार बनी है, बिहार ने तरक्की की नई दिशा पकड़ी है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, बस बेकार की टिप्पणियां करते हैं। उस समय लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पाते थे। मुख्यमंत्री ने सिवान में उमड़ी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने पहले कभी इतनी भारी भीड़ देखी है जितनी आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए जुटी है? आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को,
उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीवाई विजेंद्र बोले, तुटीकरण के लिए कोई सीमा नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को आवास योजनाओं में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने के फैसले पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस कदम को असंवैधानिक और तुटीकरण की राजनीति बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये पूरी तरह असंवैधानिक है। विजेंद्र ने यह भी कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ है। तुटीकरण के बजाय सरकार को शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा इस मुद्दे को न सिर्फ विधानसभा में उठाएगी, बल्कि जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेगी। So we are not surprised by the decision of Chief Minister Siddaramaiah. Every time Chief Minister Siddaramaiah, for appeasing minorities, will stoop to any level, and has proved on many occasions. Even on this aspect also, when BJP had already opposed 10% reservation, again increasing by another 5% was not required at all, and it's totally unconstitutional. Congress leaders, including Chief Minister Siddaramaiah, repeatedly claim they are champions of Dalits. They believe in Baba Saheb Ambedkar's ideology, but this is not what people expect from Chief Minister Siddaramaiah. At one side, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who strongly believes and who strongly advocates सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास. If you take Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, this scheme is not limited to one religion. Farmers belonging to every religion has been benefited by this scheme. If you talk about Beti Bachao, Beti Padhao, children from every community, every religion has been benefited. This is a responsibility of the Chief Minister also. Instead of doing my appeasement politics, let them stress upon education to that minorities. Let them educate people. Congress party, after independence, they never did this. If Muslims are still below poverty line, it is only because of the Congress attitude. So I urge Chief Minister Siddaramaiah, instead of doing this dirty politics, instead of doing this divide and rule policy, let them bring out the policy which helps every religion. Why only minorities? Bharatiya Janata Party, we are not against minorities, but we are against anti-national elements, and we don't trust in this appeasement politics. Will you take up this issue in the parliament in the upcoming session? We have to take up this issue in the assembly, and also we have to hit the streets also to take up this issue. Sir, how do you
अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।